नमस्कार, मैं निशि भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। वक्त हो चुका है 5 बजे की 5 बड़ी खबरों का। इससे पहले जान लेते हैं एक बड़ी खबर जो सीधे दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर एससी ने केजरीवाल से बजट का हिसाब मांगा है। एससी ने दिल्ली सरकार से मांगा 3 साल का बजट का ब्यौरा। आरआरटीएस प्रोजेक्ट में पैसा न देने पर एससी की फटकार। आम आदमी पार्टी को लेकर एससी का बड़ा बयान और इसको लेकर आरआरटीएस प्रोजेक्ट में पैसा न देने पर एससी का बड़ा बयान सामने आया। फटकार लगाई गई है आम आदमी पार्टी को। एससी ने केजरीवाल से मांगा बजट का हिसाब और इसी के साथ एससी ने दिल्ली सरकार से मांगा 3 साल का बजट का ब्यौरा। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ आप नेता अमित शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल न्यूज वॉच इंडिया में। जी धन्यवाद। अमित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से विज्ञापन के लिए आपके पास पैसा है, लेकिन जब आरआरटीएस का हिसाब मांगा गया तो उसमें इतना बड़ा खेप कहां समझ आ रहा है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी फटकार आम आदमी पार्टी को लगा दी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का काम है दिशा निर्देश दिखाना और पार्टी का काम है उनकी सम्मान करना। तो जिस तरीके से उन्होंने अपना हिसाब मांगा 3 साल का बजटों का, तो वो देंगे, बिल्कुल देंगे। और समस्याएं आती हैं देने में, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत दिनों से बजट रोक रखा था, हमारे दिल्ली सरकार की भी बजट रोक रखी थी। तो ये सरकार है और चलती रहती है, इसमें इधर उधर होता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का हम जवाब भी देंगे और हिसाब भी देंगे, और जो बजट उनका रुका हुआ है वो बजट भी पूरा करके देंगे। जी, लेकिन 3 साल के बजट का हिसाब मांगा गया है। देखिए, बजट 3 साल से बजट क्यों नहीं दिखाया गया है? देखिए, सारी बजट, देखिए सरकार अपने अपने एक एक मुद्दों पे काम कर रही है और काम करने में चूक हो जाती है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और आगे इसका सारा पालन करा। हमने सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश का हर चीज का पालन किया हुआ है और आगे भी करते रहेंगे। सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं हम, और हिसाब भी देंगे। सारी हिसाब हमारी अप टू डेट पे है और केजरीवाल सरकार अपना काम करेगी उस पर। अमित जी, पर मैं आपसे एक और सवाल लेना चाहूंगी कि आप कह रहे हैं कि हमसे चूक हो जाती है और कई बार ऐसी चूक हो भी जाती है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वो उन 3 सालों की चूक को क्या इसके पीछे की वजह हो सकती है? देखिए, हमसे चूक नहीं, सरकार में जो भी बैठा है सबसे चूक होती है। भारतीय जनता पार्टी सरकार, केंद्र सरकार से भी चूक होती है। बहुत सारी ऐसी बजट है जो रुक करके बैठे रखती है। हमारे अभी दिल्ली सरकार की बजट बहुत दिन से रोक के बैठे। तो ये चूक होती रहती है। जो सरकार में जो काम करता है, कुछ चीजें पेंडिंग भी रहती है, कुछ रेगुलरली चलती रहती है। जी, और इसी के साथ हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी शाही भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल न्यूज वॉच इंडिया में। जी धन्यवाद। शाही जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार को कि किस तरीके से पैसा है विज्ञापन के लिए, लेकिन आरआरटीएस के लिए जो बजट मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो उसके लिए बजट 3 साल से अभी ठप पड़ा है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। देखिए, केजरीवाल सरकार एक भ्रष्ट सरकार है और सिर्फ भ्रष्टाचार करना इनका शगल है। और भ्रष्टाचार में इनके 2 मंत्री, यहाँ से लेकर 2 मंत्री पंजाब में, सब लोग जेल में हैं। जी, आज स्थिति ये है कि जो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हैं, राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे के लिए इनके पास पैसा नहीं है। जी, और विज्ञापन का बजट आज 15 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ तक का कर दिया इन्होंने। तो अब ये देश हित के लिए कितना सोचते हैं, कितना नहीं सोचते हैं, ये तो सब लोग जान रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसके माध्यम से सुन रहे हैं जी। तो इसलिए ये स्पष्ट रूप से ये कहा जाता है कि जो ये लोग कह रहे थे इनकी कलई, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कलई खोल दिया है। ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है। मैं तो कहता हूं कि राष्ट्र हित के मुद्दे पर, अगर विकास के मुद्दे पर आप साथ नहीं दे सकते हैं, तो ऐसी सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। हिसाब दें और तुरंत इस्तीफा दें और अपना रास्ता नापे। आंदोलन की सरकार ये अश्विनी जी, मैंने अभी अमित जी से भी एक ही सवाल लिया था कि जिस तरीके से आप लोग बता रहे हैं कि विज्ञापन के लिए आपके पास पैसा है, लेकिन आरआरटीएस बजट दिखाने के लिए आपके पास कोई बजट नहीं दिखाया गया है, तो उन्होंने आप पे इल्जाम लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी से भी कई बार ऐसी चूक हुई है। तो वो आपसे क्या चूक हुई है? आप ये बता दें, आपके सामने बैठे हुए हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, अगर ये बता दें कि
कि सुप्रीम कोर्ट ने हमको कब राष्ट्रीय विकास के काम के लिए पैसा न देने का आरोप लगाया है या कभी डांट लगाई है? अभी कोई बता दें, अगर हो सकता है दिल्ली की विकास रफ्तार रोकने के लिए आपने भी ब्रेक लगाई है। दिल्ली में कमेटी गठन करने के लिए आपने ब्रेक लगाई है। दिल्ली सरकार को बजट देने में आपने 3-4 महीने का टाइम लगाई, इसमें ब्रेक लगाई है। दिल्ली को सत्यानाश मारने के लिए आपने ब्रेक लगाई है। दिल्ली की पावर रोकने के लिए आपने अध्यादेश लगाई है। अब कैसी बात कर रहे हो? और रह गई बात भ्रष्टाचार रोकने की और भ्रष्टाचारी कहने की, ये कहने का फैसला भारतीय जनता पार्टी का ना कांग्रेस की पार्टी का है। वो इस इल्जाम को लगाने का, इसका सर्टिफिकेट दिल्ली की जनता का देने का अधिकार है। और दिल्ली की जनता 3-3 बार अरविंद केजरीवाल जी का सरकार बना करके सहमति जुटाती है कि एक ईमानदार सरकार और संघर्षशील सरकार है। और रह गई बात 2-2 मंत्रियों की, इनको जेल में जरूर बंद कर दिया गया है, लेकिन भ्रष्टाचार आरोप नहीं लगा इन पे। भ्रष्टाचार पे कोई साबित नहीं हो पाएगी क्या भ्रष्टाचार किया हुआ है। आपने कह दिया मनी लॉन्ड्रिंग और वो घोटाला, लेकिन ये साबित नहीं कर पाए आप लोग। कैसी बात कर रहे हैं आप? लेकिन अमित जी, पर मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी। अमित जी, पर आप मुझे वो भी तो बताइए, इसके पीछे का रीजन क्या है जो 3 साल का बजट आप नहीं दिखा पाए हैं? उसके पीछे भी तो कोई ठोस वजह होगी ना, वो वजह बताइए मुझे। देखिए, सरकार का अंदरूनी मामला है, इस चीजों का सबसे डीपली हमें नहीं बताया जाता। और रह गई बात, मैंने पहले भी कहा कि भूल चूक होती रहती है, जो हर सरकार से हुई है। भारतीय जनता पार्टी से भी बहुत जगह भूल चूक हुई है बजट देने का। अश्विनी जी, आपको क्या लगता है इसके पीछे की क्या कुछ वजह हो सकती है जो 3 साल का बजट अभी तक नहीं दिखाया गया है? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अपने को दिखाने के लिए, गोवा का चुनाव करने के लिए, पंजाब का चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली बजट का जो इस्तेमाल किया गया, इस देश को गुमराह करते हुए देश को के साथ धोखा किया गया। क्योंकि अगर बजट नहीं आप देंगे, बड़ा धोखा कोई नहीं दे सकता। पूरे दिल्ली, पूरे देश में झूठ का प्रोपेगेंडा अपना रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। अमित जी, मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन अश्विनी जी को पहले अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। विज्ञापन देखी जाए तो नरेंद्र मोदी जी हमेशा कैमरे के सामने खड़ा होते हैं। हर अखबार में, हर टीवी में फ्रंट पेज पे एक फ्रंट पेज लेने का कितना पैसा खर्च होता है, क्या आपको पता है? और पूरे देश में प्रचार करने का क्या खर्चा आता है? अब देखिए, बीच में एक पेज में दरमुरा के की सच्चाई कह रहा हूँ तो बीच में चिल्ला रहे हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ भाटिया जी कि ये सरकार की सरकार पूरी जल्द सरकार है, अपनी को चमकाने के चुनाव के लिए इन लोगों ने जो ये भ्रष्टाचार किया है, अभी हिसाब देंगे। बार बार किस तरीके से बेशर्मी से कह रहे हैं सरकार। अमित जी, अश्विनी जी को बोलने दीजिए। फाइनल कमेंट अश्विनी जी। मैं ये कह रहा हूँ, अभी ये कह रहा हूँ, सरकार से भूल चूक नहीं होती है। सरकार के लोग जानबूझकर भूल चूक कर रहे हैं दिल्ली में, और अभी हिसाब मांगा गया है। इस समय इनका कलई खुल गई। ये भ्रष्टाचार के मामले में पूरी तरीके से नंगे हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी आज उस पर से एक जजमेंट आ गया। देखिए, हिसाब देते हैं, किस तरीके का हिसाब देंगे। अपने आप पोल जैसे एक पर एक बोतल फ्री दिया था, उसी हिसाब से ये आज आएगा हिसाब। और हलफनामा मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने, इनको जवाब देते नहीं बनेगा, क्योंकि भ्रष्टाचारियों की सरकार है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां पर महाराष्ट्र में अजीत पवार का पाला पलटते ही एक नया राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। एनसीपी 2 हिस्सों में क्या टूटी कि महाराष्ट्र का नंबर गेम ही बदल गया। और एनसीपी की इस टूट का सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को मिलना तय है। फिलहाल बीजेपी महाराष्ट्र में सबसे मजबूत स्थिति में खड़ी हुई है और बाकी तमाम दल बिखरे खड़े नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अगर शिंदे गुट पर अयोग्यता की तलवार लटकती है और सरकार पर कोई खतरा आया, तो अब अजीत पवार के सहारे बीजेपी अपनी सरकार को बरकरार रखने में सफल हो जाएगी। महाराष्ट्र में अजीत पवार का पाला पलटते ही एक नया राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। एनसीपी 2 हिस्सों में क्या टूटी, महाराष्ट्र का नंबर गेम ही बदल गया। और एनसीपी की इस टूट का सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को मिलना तय है। फिलहाल बीजेपी महाराष्ट्र में सबसे मजबूत स्थिति में खड़ी है और बाकी तमाम दल बिखरे खड़े हैं। और अगर ऐसे में शिंदे गुट पर अयोग्यता की तलवार लटकी और सरकार पर कोई खतरा आया, तो अब अजीत पवार के सहारे बीजेपी अपनी सरकार को बरकरार रखने में सफल हो जाएगी। क्या है बीजेपी का नंबर गेम?
आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी के पास निर्दलीय और छोटे दलों को मिलाकर महाराष्ट्र में कुल 126 विधायक हैं और अगर शिंदे गुट के 40 विधायकों को भी जोड़ दिया जाए तो आंकड़ा 166 का हो जाता है। और अब अजीत पवार भी अपने साथ 30 विधायक लेकर गठबंधन में जुड़ गए हैं। ऐसे में ये आंकड़ा 196 तक पहुंच जाता है। अब अगर शिंदे गुट को हटा भी दें तो बीजेपी अजीत पवार और उसके समर्थक विधायकों के साथ 156 के आंकड़े पर रहेगी, यानी बहुमत से 11 विधायक ज्यादा। और यही कारण है कि अजीत पवार की बगावत बीजेपी के लिए सोने पर सुहागा है। हालांकि इस नंबर गेम का सबसे बड़ा खिलाड़ी जो भी हो, लेकिन एनसीपी चीफ शरद पवार की पॉलिटिक्स उलझ कर रह गई है, क्योंकि जिस तरह उन्हें भतीजे अजीत पवार ने गच्चा दिया है, उसके बाद बदले राजनीतिक हालात ने उन्हें सियासी चक्रव्यूह में फंसा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। महाराष्ट्र में रविवार को जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है और अजीत पवार के नेतृत्व में एनसीपी में बड़ी टूट हुई, उसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र जैसी स्थिति बिहार में भी जल्द दोहराई जा सकती है। पिछले 3-4 दिनों के घटनाक्रम पर अगर नजर डालें तो राजनीतिक तौर पर ऐसी कई चीजें हुई हैं जो सामान्य नहीं है और इस ओर इशारा कर रही हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से एनसीपी में टूट हुई है, वैसी ही टूट बिहार में जनता दल यूनाइटेड में देखने को मिल सकती है। क्यास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर एनडीए में वापस आ सकते हैं। पिछले 3-4 दिनों के घटनाक्रम पर अगर नजर डालें तो राजनीतिक तौर पर ऐसी कई चीजें हुई हैं जो सामान्य नहीं है और इस ओर इशारा कर रही है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से एनसीपी में टूट हुई, वैसी ही टूट बिहार में जनता दल यूनाइटेड में देखने को मिल सकती है। क्यास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर एनडीए में वापस आ सकते हैं। महाराष्ट्र में राजनीतिक समीकरण बदलने के बाद बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने दावा किया है कि बिहार में भी महाराष्ट्र जैसे हालात बन सकते हैं। महाराष्ट्र में नेता विपक्ष अजीत पवार की सरकार में शामिल होने के बाद सुशील मोदी ने कहा कि बिहार में भी सत्ताधारी पार्टी जेडीयू में टूट हो सकती है। महाराष्ट्र की राजनीति में रविवार को बड़ा उलटफेर हो गया। कुछ ही घंटों में नेता विपक्ष अजीत पवार शिंदे फडणवीस सरकार में शामिल हो गए और डिप्टी सीएम पद की शपथ भी ले ली। शरद पवार की पार्टी में हुई इस टूट के बाद बीजेपी नेता सुशील मोदी ने दावा किया कि बिहार में भी विपक्षी दलों में ऐसी टूट हो सकती है। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी में विद्रोह विपक्षी एकता की पटना बैठक का परिणाम है। इसमें राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने की जमीन तैयार की जा रही थी। सुशील मोदी ने दावा किया कि बिहार में भी महाराष्ट्र जैसे हालात हो सकते हैं। इसके बाद तो प्रदेश बीजेपी नेताओं ने बयानों की बौछार कर दी। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने दावा किया कि जेडीयू में भी बहुत जल्द टूट होगी। सुशील मोदी ने दावा किया कि बिहार में महाराष्ट्र जैसी स्थिति बन सकती है। इसे भांपकर नीतीश कुमार ने विधायकों से अलग अलग बात करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जदयू के विधायक सांसद न राहुल गांधी को स्वीकार करेंगे और न तेजस्वी यादव को, क्योंकि नीतीश कुमार ने पिछले 17 साल में कभी भी विधायकों और सांसदों को कभी मिलने के लिए 1 मिनट भी समय नहीं दिया। साल भर लोगों को इंतजार करना पड़ता था। अब वो प्रत्येक विधायक सांसद को आधा घंटा समय दे रहे हैं और विशेष करके जब से नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को एक प्रकार से अगली लड़ाई के लिए नेता स्वीकार कर लिया और तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, तब से जनता दल में विद्रोह की स्थिति है। कोई भी जनता दल का विधायक सांसद न तो राहुल गांधी को स्वीकार करने के लिए तैयार है और न ही तेजस्वी यादव को। और इसलिए, और देखिए, बड़ी संख्या में जो सांसद हैं उनको मालूम है कि उनका टिकट कटने वाला है। पिछले बार 17 सीट मिली थी, यानी क्या इस बार जनता दल को 17 सीट मिलेगी? और इसलिए, और आज की स्थिति में 8-10 से ज़्यादा सीट मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो जो सांसद हैं उनको भी लगता है कि पता नहीं उनका भविष्य क्या होगा। फिर नीतीश कुमार के बाद जनता दल का कोई भविष्य नहीं है। सारे लोग अपना भविष्य अंधकार में देख रहे हैं और इसलिए एक भागदड़ की स्थिति है। वो जो सांसद है, विधायक दूसरे दलों से संपर्क कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने कहा कि भागदड़ की स्थिति है और नीतीश कुमार अगर अपना ये निर्णय वापस लेते हैं कि उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव नहीं होगा तो एक अलग बात है,
नहीं तो पार्टी टूट की स्थिति है। वहीं महाराष्ट्र को राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार को अपनी पार्टी में टूट का डर सता रहा है। उन्होंने कहा इसीलिए वो अपने विधायकों मंत्रियों के साथ एक एक करके मुलाकात कर रहे हैं। चिराग ने कहा कि नीतीश कुमार जानते हैं कि उनकी पार्टी के कई विधायक सांसद दूसरी पार्टियों के संपर्क में हैं। जनता दल यूनाइटेड के कई नेता तो मेरी पार्टी के संपर्क में भी हैं। जो दूसरे की पार्टी को तोड़ता है उससे हमेशा अपनी पार्टी के टूटने का डर लगता है, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। नीतीश कुमार ने दूसरे की पार्टी को तोड़ना और अब उन्हें अपनी पार्टी के टूटने का डर सता रहा है। फिलहाल सुशील मोदी सहित कई नेताओं के बयान आने के बाद अब पलटवार का दौर शुरू हो गया है। देखने वाली बात ये होगी कि क्या आने वाले वक्त में बीजेपी का दावा कितना सच हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। दिल्ली सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। जहां दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का एक झटका लगा है, उन्हीं दिल्ली हाईकोर्ट को राहत मिलने के लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर कोर्ट ने एक्सरसाइज पॉलिसी मामले से जुड़ी ईडी मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। ईडी की ओर से जिसे कहेंगे दर्ज धन शोधन के मामले में यही सभी आरोप हैं और दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने का विरोध किया था। ईडी ने कहा कि मनीष सिसोदिया के पास 18 से ज्यादा मंत्रालय थे, वे बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं और अगर उन्हें जमानत दी जाती है तो वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। बता दें कि मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था, तब से वो तिहाड़ जेल में बंद हैं। बता दें कि मनीष सिसोदिया ने मल्टीपल स्क्लेरोसिस से पीड़ित अपनी पत्नी के बिगड़ते स्वास्थ्य सहित विभिन्न अपराधों पर जमानत मांगी थी। उन्हें पिछले दिनों उनकी बीमारी बता दें कि उनकी बीमार पत्नी से मिलने के लिए कुछ घंटों की इजाजत दी गई थी। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अवनेंद्र भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अवनेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कई दिनों से तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसोदिया को जमानत देने की मांग जारी है और इसको लेकर जो फिलहाल खबर सामने आ रही है उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल निश्चित, देखिए आपको बता दें जिस तरीके से दिल्ली सरकार के जो है उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पूर्व में रहे और साफ तौर से कहा जाए तो आज उनके लिए बड़ा झटका है। साफ तौर से जो याचिका डाली गई थी और उस पर खारिज कर दिया गया, जबकि साफ तौर से जो ईडी है उसकी तरफ से कहा गया है कि प्रभावशाली पदों पर रहे हैं जो है मनीष सिसोदिया, उनके पास 18 मंत्रालय थे साफ तौर से, और जो पूछताछ ईडी लगातार कर रही है तो उसमें कहीं कहीं जो है दोषी मनीष सिसोदिया को पा रही है। साफ तौर से ईडी ने जो आरोप लगाए थे वो साफ तौर से कहा था कि मनीष सिसोदिया ने जो शराब नीति घोटाला था 2022 उसमें साफ तौर से 17 फोन यूज किए, जिसमें से उन्होंने 14 फोनों को तोड़कर फेंक दिया था और तमाम तरीके से इस तरीके से जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे, जिसको ईडी ने उन्हें ईडी की पूछताछ के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। और साफ तौर से मनीष सिसोदिया दिल्ली के जो पूर्व में उप मुख्यमंत्री थे वो लंबे समय से इस समय तिहाड़ जेल में थे और आज उनकी सुनवाई होनी थी। ऐसे में एक और झटका लगा है। साफ तौर से कहा जाए आम आदमी पार्टी जो है उसकी मुसीबतें कहीं कहीं बढ़ती जा रही है, क्योंकि लगातार जो उसके कई मंत्री ऐसे हैं जो जेल में नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है। अब देखने वाली बात होगी आम आदमी पार्टी किस तरीके से जो है चुनाव में उतरती है। साफ तौर से कहा जाए जबकि आम आदमी पार्टी लगातार अपने आप को कट्टर ईमानदार पार्टी बताती आ रही है। नीतीश, जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई है, इसको लेकर मनीष सिसोदिया का क्या कुछ रिएक्शन सामने आया है? बिल्कुल, देखिए मनीष सिसोदिया की तरफ से साफ तौर से कहा गया है कि वो तो बच्चों के भविष्य की बात करते थे, उन्होंने दिल्ली के स्कूल जो हैं वो मॉडल बना दिए तमाम तरीके से, और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया। साफ तौर से कहा जाए केंद्र सरकार को घेरा, उन्होंने कहा कि जो है उन्हें लगातार जो है कहीं कहीं फंसाया जा रहा है, कट्टर ईमानदार है और ये चीज भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त नहीं हो रही कहा जाए। साफ तौर से इसी तरीके से जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो भी भारतीय जनता पार्टी या कहा जाए केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं। साफ तौर से वो कहते हैं कि जो उनके पदाधिकारी हैं या कहा जाए उनके जो मंत्रालय में हैं जो है साफ तौर से वो कट्टर ईमानदार है और वो दिल्ली की जनता के हित की बात करते आ रहे हैं। साफ तौर से ये कहा जाए नीतीश जी लगातार तो इस तरीके से जो रिजेक्शन है वो इस तरीके का, जबकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर बात करते हैं तो तमाम तरीके के आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती आ रही। साफ तौर से कहा जाता है कि सारे जो भारतीय जनता पार्टी है उसके तमाम नेता आम आदमी पार्टी को चोर बताते आ रहे हैं, तमाम तरीके के बेईमान तमाम तरीके का आरोप लगता है हम दिल्ली में देखते आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिसके बाद अगर कुछ ऐसे सबूत मिल रहे हैं सीबीआई को, जो लगातार जांच चल रही है, तो उसके बाद क्या लगता है कि मनीष सिसोदिया पर जांच कमेटी जो बिठाए रखी है उसमें क्या कुछ मुख्य सबूत सामने आए हैं जिसके चलते जमानत याचिका लगातार खारिज की जा रही है?
बिल्कुल, देखिए आपको बात करें अगर मनीष सिसोदिया की, तो कई बार मनीष सिसोदिया ने कोर्ट में याचिका डाली। कहा जाए जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई तो साफ तौर से कहा जाए सबसे पहली बार मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ भी लगाई थी और कहा था कि क्या दिल्ली सुप्रीम कोर्ट पास में, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आ गए, आप पहले हाई कोर्ट में जाइए। तो इस तरीके से तमाम तरीके की जो मनीष सिसोदिया के वकील थे अभिषेक अभिनव, उन्होंने दलील पेश की थी और तमाम तरीके से जबकि ईडी ने भी अपने तमाम तरीके की दलीलें पास सामने रखी थी, साफ तौर से कहा था कि अगर इन्हें जमानत दे दी जाती है जो इसमें 100 से अधिक लोगों से बहुत बहुत शुक्रिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। इसी के साथ खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर महाराष्ट्र में मचे सियासी उठक पटक के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने एनसीपी नेता शरद पवार से बातचीत की है। स्टालिन ने शरद पवार को अपना समर्थन देने की बात कही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रही है, जहां पर तमिलनाडु के जिसे कहेंगे नेता स्टालिन ने शरद पवार को समर्थन देने की बड़ी बात कही है। और इसी के साथ आपको बता दें महाराष्ट्र में सियासी उठक पटक के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने एनसीपी नेता शरद पवार को समर्थन देने की बात की है। स्टालिन ने शरद पवार से बातचीत की है, जिसके बाद अब तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि अब 2024 का चुनाव में कुछ एक और फेरबदल देखने को मिल सकता है। महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम पर अब उत्तर प्रदेश में भी राजनीति शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसको लेकर बीजेपी पर करारा हमला बोल दिया है। वहीं पिछले यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र की तरह उत्तर प्रदेश में भी टूट जैसी स्थिति बन सकती है। राजभर ने अपने बयान में ये टूट समाजवादी पार्टी के विधायकों के बीच होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि ये टूट मंत्रिमंडल के विस्तार के दिन ही देखने को मिल सकती है। सुबह सपा मुखिया ओपी राजभर ने बिना नाम लिए कहा कि कुछ विधायक सरकार में शामिल होना चाहते हैं, कुछ लोग लोकसभा का टिकट चाहते हैं, साथ ही कुछ विधायक अपने परिवार के सदस्यों को लोकसभा चुनाव लड़वाना चाहते हैं और इससे समझौता अगर कोई करा दे तो वो लोग उसी दिन सपा छोड़कर चले जाएंगे। बड़ा उठापटक होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी के कई विधायक और सांसद दल छोड़ करके कुछ लोग सरकार के विस्तार में शामिल होना चाहते हैं कि सरकार का विस्तार उसमें अगर हमको शामिल कर लिया जाए तो वो शपथ लेते हुए आपको दिखेंगे। कई लोग हैं कि जो लोकसभा का टिकट चाहते हैं, वो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक अपना जुगाड़ बैठाए हुए हैं। इस तरह का यहाँ भी वही खेल होने जा रहा है जो महाराष्ट्र में हो। धर्मांतरण माफियाओं को लेकर यूपी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। यूपी एटीएस ने धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का भांडाफोड़ कर दिया है। एटीएस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तीनों आरोपी सहारनपुर के हीरा के रहने वाले हैं और इस रैकेट में एक महिला भी शामिल है। आरोपी महिला कर्नाटक की रहने वाली है। फिलहाल वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। एटीएस ने थाना सदर बाजार में एक महिला सहित 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। एटीएस टीम के अनुसार आरोपी ऑफलाइन इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए उकसाते थे और जबकि महिला के द्वारा ऑनलाइन गेम के माध्यम से भी इसके लिए प्रेरित किया जा रहा था। एटीएस को सूचना मिलने के बाद कुछ लोग नौकरी की ओर निकाह का लालच देकर जहन्नुम का भय दिखाकर लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे थे। एटीएस ने सहारनपुर के गांव खजूर हेड़ी में नाजिम हसन उर्फ राशिद और मेघ छप्पर के मोहम्मद सादिक, मोहम्मदी माफिफ और अजहर मलिक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कर्नाटक के बैंगलोर में रहने वाले रेशमा अभी फरार नजर आ रही है। एटीएस को आरोपी नाजिद हसन उर्फ राशिद से पूछताछ में बताया गया कि सहारनपुर के मोहल्ला नवीन नगर में सोनदत्ता सिंह शुगर की दवाई देने के दौरान उसका परिचय हुआ था। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जोगेंद्र कल्याण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जोगेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक मामला सामने आ रहा था जिसमें धर्म परिवर्तन कराने को लेकर रैकेट चलाया जा रहा था, जिसमें 4 जो रैकेट चला रहे थे उन अभियुक्तों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई लगातार जारी है। उसमें से एक फरार आरोपी की तलाश पुलिस लगातार कर रही है। इस पूरे मामले में फिलहाल अपडेट क्या है?
देखिए मैं बता दूं तो थोड़ा मामला सहारनपुर के 2 दिन पहले लगातार सहारनपुर के एसएसपी सिंह थाना लगातार निगाह बनाए हुए थे। जैसे ही सहारनपुर एसएसपी सिंह थाना को पता चला तो उन्होंने भी अपनी जांच टीम लगाई। एटीएस सहारनपुर में उन्होंने पूरे मामले की जानकारी ली। तो जहां पर सहारनपुर के थाना कुतुबशहर के रहने वाले सादिक मेघचप्पर थाना कुतुबशहर जो शारदा नगर जो हेयर कटिंग की दुकान है वहां पर काम करता था, उसे गिरफ्तार किया है। अजहर मलिक जो हसनपुर थाना सदर बाजार का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार किया है। नाजिम हसन जो थाना नकुड़ ग्राम खजूरी हेड़ी का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार किया है। इन लोगों का ये काम था कि ये लोगों को उकसाते थे, पैसों का लालच देते थे और नौकरी का लालच देकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराने में लगे थे। सहारनपुर के नवीन नगर में एक गौरव नाम का लड़का था, वो उनके संपर्क में आया और उन्होंने उसे इससे लालच दिया, नौकरी का लालच दिया। और एक युवती थी जो बाहर की रहने वाली थी, उससे संपर्क किया, उससे सारे काम कराकर उसे नमाज पढ़वाई। लगातार पिछले कई महीनों से ये गौरव जो था उनके संपर्क में था, तो उसे लेकर काफी कुछ इनके लिए बीच में ऑनलाइन काफी बात होती थी। तो पुलिस को जैसे एटीएस टीम को पता चला था, उन्होंने ताबड़तोड़ छापेमारी की और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब जो महिला है अभी वो फरार चल रही है। पुलिस ने इन तीनों के पास से मोबाइल बरामद किए हैं, जिनसे उनकी ऑनलाइन चैटिंग चलती थी, क्या क्या बातें होती थी, वो सब एटीएस के पास है। जी जोगेंद्र, मैं आपसे एक और सवाल लेना चाहूंगी। जिस तरीके से धर्मांतरण का ये मामला इतने बड़े रैकेट के साथ जारी है, तो धर्मांतरण के मामले ये अभियुक्त कितने करवाने में सफल हो चुके हैं? देखिए अभी तक पुलिस ने इन लोगों को मीडिया के सामने पेश नहीं किया, ना बात की है। पुलिस ने सिर्फ अपना पक्ष रखा है, एक प्रेस नोट जारी करके इन लोगों के फोटो और एक वीडियो क्लिप जारी किया था और उनके बारे में बताया था। तो जो पुलिस पूरी जानकारी पुलिस अभी बता नहीं पा रही है। पुलिस को लगता है कहीं ना कहीं बात लीक हो सकती है। इनके पीछे और जो लोग हैं अभी एटीएस और सहारनपुर पुलिस उनके पीछे लगी हुई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जोगेंद्र, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा न्यूज वॉच इंडिया के साथ। नमस्कार।